May-June 2022 P11 करना है पूरा कंप्लीट। 40 एमसीक्यूज होंगे। 1 आवर इसका डेजिग्नेटेड टाइम ड्यूरेशन होता है और ऑफ कोर्स हमें इसे 1 आवर के अंडर अंडर करना है। चलो क्वेश्चन 1 आपसे कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज लेबल्ड 0.8 मीटर and 0.50 millimeter in diameter. याद है इस तरह के सवालात को हम इस टेबल से करते थे। Which instrument is most suitable to measure accurately the length and the diameter of the wire? तो बेटा 0.5 millimeter है, which is under the meter rule. And diameter है 0.5 millimeter, which is less than 2 micrometer. B is our correct answer. ठीक है बेटा। Now, a driver drives the car at a uniform velocity along a road. The driver sees an hazard and applies brakes. ठीक है। What is the car's motion as it moves through the thinking distance and as it moves through the braking distance? तो बेटा thinking distance में क्या होगा? वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। याद करें वो जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था थिंकिंग प्रोसेस और ब्रेकिंग थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का। दिस वन। ठीक है, तो इस ग्राफ को माइंड में रखिएगा। इस ग्राफ के मुताबिक इट्स वेरी एविडेंट कि ड्यूरिंग थिंकिंग डिस्टेंस द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी and during braking distance it's uniform deceleration. C is your correct answer. Option 3, they are talking about uniform circular motion. ठीक है, and they are asking moon is orbiting around the earth, which direction represent the resultant force on the moon at the instant shown. जब मतलब moon यहाँ पर है तो resultant force कहाँ होगी? Force towards the center of the circle, that is A. Mass M सर आप एक्सप्लेन of an object. जी बेटा, आप क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए कैसे? A इस तरह we talked about in uniform circular motion whenever a body moves in a circular path with constant speed there is a resultant force or centripetal force which is always directed towards the center of the circle. ठीक है, सही है सर। mass M of an object is related to its weight and the gravitational field strength. यानी वेट का फॉर्मूला पूछ रहे हो।
विच इक्वेशन? तो वेट का फॉर्मूला हम जानते हैं, W इक्वल्स टू mg। तो m किसके बराबर हो जाएगा? W अपॉन जी। ठीक है बेटा। नाउ plastic tube of density rho compressed so that each side becomes one half of its original length. What is the new density of the material? नई डेंसिटी क्या होगी मटेरियल की? ठीक है, तो जरा देखते हैं यहाँ पर बेटा। इस पूरे सिनेरियो में प्लास्टिक ट्यूब का मास कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। मास हो जाएगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पुरानी डेंसिटी और पुरानी वॉल्यूम, मैं एल क्यूब लिख रहा हूँ, मतलब पुरानी लेंथ में ऑफ ईच साइड में एल कंसीडर कर रहा हूँ। नाउ बाद की डेंसिटी और बाद की वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं? सारी साइड्स वन हाफ हो गई हैं ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो रो एल क्यूब इक्वल टू रो टू जो हमें निकालना है, एल क्यूब, और अपॉन टू का क्यूब हो जाएगा 8। एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल आउट होगा। हमारी नई डेंसिटी पुरानी डेंसिटी के मुकाबले में 8 गुना हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो डी इज आर करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ी बनाया है, मास का फॉर्मूला बनाया है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। अब इन्होंने बोला है क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ क्यूब। ठीक है, कोई भी एक साइड का क्यूब ले लें आप, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को क्यूब रखा है। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। 4 glass objects have square bases of equal area. Which object is least stable? तो बेटा स्टेबिलिटी के लिए जरूरी पार्ट क्या है? 2 बातें। पहली बात, सरफेस एरिया बॉडी का सबसे ज्यादा बिगर हो। ठीक है, तो बॉडी स्टेबल होती है। तो सरफेस एरिया ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबका सेम ही है। दूसरा फैक्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जितना ज्यादा अपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बॉडी का, उतनी ज्यादा बॉडी अनस्टेबल होगी। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखा, एक बाइसेक्टर बना रहा हूँ कि मैंने पूरी डायग्राम को हाफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू एक्ट। ठीक है, तो ये पूरी यूनिफॉर्म बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा। यहां पर देखें, ऊपर वेट मास कम है,
और नीचे मास ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां होगा जहां मास ज्यादा होगा। यहाँ पर मास ज्यादा कहाँ पर है? ऊपर वाले पार्ट पे। तो जहां मास ज्यादा होगा वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और यहाँ पर मास जितना ऊपर है उतना ही मास नीचे है, तो यहाँ पे भी सेंटर में ही होना चाहिए। तो सबसे अवे फ्रॉम द ग्राउंड या अबव द ग्राउंड हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सी में। तो सी हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है बेटा। नाउ द इनिशियल प्रेशर V1 of volume V1 of a fixed mass of a gas is P1। तो इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम दे दिया है P1 V1। द गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा प्रेशर वॉल्यूम की बात हो रही हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, कौन सा लॉ याद आता है? until its volume is G, Boyle's law, until its volume is V2 and pressure is P2. Which statement about the pressure and volume of the gas is not correct? कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास सही नहीं है? प्रेशर इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर क्यूब, ये तो पहले ही जवाब सर दे ये दिया। गलत है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रेशर का यूनिट। ठीक है बेटा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये तो करेक्ट है ना? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये बात भी सही कह रहे हैं। ये देखें किस तरह। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये भी ठीक कह रहे हैं। The ratio of V1 to V2 is equals to the ratio of P1 to P2, सही कह रहे हैं। P1 V1 बराबर होता है P2 V2, तो ये कह रहे हैं P1 अपॉन P2 बराबर होगा V2 अपॉन V1, ये भी ठीक बात है। तो चारों ऑप्शंस में से तीन ऑप्शन नीचे के बिल्कुल ठीक है। नाउ स्टोन फॉल द टर्मिनल वेलोसिटी, बेटा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है। नाउ व्हाट इज इक्वल टू change in gravitational potential energy of the stone? टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो चुकी है, इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, वो एनर्जी हमारे पास सारी की सारी जाया हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। भाई अब मैंने डिक्लेयर कर दिया ना, टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, फिर कैसी टर्मिनल वेलोसिटी? सही है। तो ऑल द एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट, ये बात कल भी हुई थी मेरे ख्याल से हमारी। तो अगर मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग टर्मिनल वेलोसिटी, तो बेटा यहाँ पर
GPE is converting into heat energy, क्योंकि वेलोसिटी तो यहाँ पर कांस्टेंट होगी, बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर इन अ रिवर इज यूज्ड टू turn a turbine as it flows through downstream. Which type of power source is described? जी बेटा, yes, it's Hydroelectric. hydroelectric. A load is pulled by the rope attached to the motor. The resultant force exerted by the rope on the land is shown. Each diagram, the load moves in the direction of force and takes 10 seconds to travel 1 meter. सारी डायग्राम्स में लोड फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और 10 सेकंड ले रहा है 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में। Which diagram does the motor work with greatest power? ठीक है, तो मोटर ग्रेटेस्ट पावर के साथ किस पे काम कर रही है, तो जरा देख लेते हैं। पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है F/d। एफ बोल रहे हैं 12 न्यूटन है, डिस्टेंस बताया हुआ है 1 और टाइम है 10, यानी 1.2 वॉट पावर है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, एफ है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 1/10.8। यहाँ पर होगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 1, और यहाँ पर होगा 4 मल्टीप्लाई 1/10 यानी 0.4। तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर कहाँ पर आ रही है हमारे पास? ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ solar panel, the total energy incident in 1 second on a group of solar panels is this. The group of solar panels convert 720 joule of light energy to 120 joule of electrical energy in 1 second. ठीक है, what is the total surface area of the panel and what is the efficiency of the system? ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल और ट्रिकी सवाल है। क्या कह रहे हैं आपसे? टोटल एनर्जी 1 सेकंड में सोलर पैनल पे जो फॉल कर रही है वो क्या है? 120 जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के सोलर सेल पे 120 जूल की एनर्जी 1 सेकंड पे फॉल कर रही है। ठीक है, the group of solar panel converts 720 joule of light energy to 120 joule of electrical energy in 1 second। तो एफिशिएंसी तो हमारे पास इजीली निकल जाएगी। कैसे निकलेगी बेटा? एफिशिएंसी होती है एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आउटपुट एनर्जी क्या है? 120, इनपुट एनर्जी क्या है? 1720 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा ये आ रहा है
16.6, जिसके सबसे नियरेस्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो 17 है। ठीक है, अब सरफेस एरिया की बात हो रही है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की वर्किंग देखें कैसे करूंगा मैं। 120 जूल की एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर पे पड़ रही है, और 720 जूल की एनर्जी कितने मीटर स्क्वायर में पड़ेगी, वी डोंट नो, सो वी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x हमारे पास हो जाएगा 720 डिवाइड बाय 120, विच विल बी 6 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया 8। ठीक है बेटा। नाउ 1000 watt 240 volt electrical device is switched on. How much energy does it use in 5 minutes? तो 5 मिनट में कितनी एनर्जी ये यूज करेगा, इसके बारे में हमें बात करनी है। चलो बेटा, एनर्जी पावर इनटू टाइम भी होती है, और इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं करंट इनटू वोल्टेज, और टाइम ऐसे ही रहेगा। नाउ बल्कि पावर तो डायरेक्ट दी भी है, डायरेक्ट पावर ही लिख दें। पावर है 1000 वॉट एंड टाइम हमारे पास है 5 मिनट्स। बेटा 5 मिनट्स को कन्वर्ट करो सेकंड्स में, मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि सारे यूनिट देखो ऐसा यूनिट में है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 60, इट्स 300,000। ठीक है ना, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है हमें। A building has walls made from wood and steel. What describes the way in which thermal energy is transferred through the walls? तो thermal energy through the walls कैसे ट्रांसफर होगी, हमें उसके बारे में बात करनी है। Conduction through the wood by movement of molecules through the wood only. Okay, but wood is not a good conductor. आगे बढ़ते हैं। Conduction through the metal by both vibration of particles and movement of free electron through its field. ये जवाब तो मिल गया हमें। Now, conduction through wood by both vibration, no, free electron by both vibration and movement of free electron, no, free electron, sorry, molecules बोल रहा है ये, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते। ठीक है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन तो होती ही नहीं है सॉलिड्स में, रॉन्ग। चलो अच्छा, ये सवाल वैसे तो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप कहते हैं तो करवा देता हूँ, क्योंकि आप टेम्परेचर 2023 में एसेस नहीं करवाया जाएगा। व्हाट डू यू से, करवाऊं? जल्दी बताओ जल्दी।
मिक्स आंसर आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता था जिसके थ्रू हम लोग इस सवाल को डील करते थे। A liquid in glass thermometer is 2 centimeter at 0 degree Celsius. तो ये बेटा है length at 0 degree Celsius. The column expands by 10 centimeter when 100 degree Celsius. The length at 100 degree Celsius. Now, measuring from P, how long the tube will be at 30 degree Celsius. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल थिंकिंग है और ये थीटा है। बेटा यहाँ से आपने देखना है ना, तो यहाँ से थीटा 0 डिग्री सेल्सियस तक की लेंथ तो ये हो गई, ये 2 सेंटीमीटर। बट यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस की लेंथ है 12। तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला में बस वैल्यूज पुट करनी है और एल थीटा निकालना है। तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस, एल थीटा निकालना है। एल 02 है, एल 100 हमारे पास 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ 30 एल थीटा माइनस 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 30 डिवाइड बाय 10 प्लस 2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, एंड एल थीटा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये सवाल होना था। कूल। इन मैनी एप्लीकेशन थर्मोकपल, स्टिल फिर बता रहा हूँ, ये भी सिलेबस का नहीं है, इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर instead of liquid in glass thermometer. What is the property of thermocouple has a major advantage? तो बेटा थर्मोकपल हाईली सेंसिटिव होता था, हाईली रिस्पॉन्सिव होता था, बहुत जल्दी टेम्परेचर मेजर करता था, इसकी रेंज बहुत हाई होती थी। ठीक है, तो सी आंसर बन रहा है, बहुत जल्दी टेम्परेचर मेजर करता था। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ये भी सिलेबस का नहीं है, consists of a bulb containing liquid which expands into a thin capillary tube. The liquid in thermometer is replaced by the same volume of the different liquid that expands more by the same temperature. The length of the capillary tube remains same. ठीक है, तो बेटा क्या होगा, अब अगर पहले जो लिक्विड था वो 1 डिग्री सेल्सियस पे लेट से 0.2 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर रहा था, राइज कर रहा था, तो जो नया लिक्विड है वो ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, वो 1 डिग्री सेल्सियस पे लेट से 0.4 सेंटीमीटर एक्सपेंड होगा। तो नंबर ऑफ डिविजन तो हाफ हो जाएंगे जो ये मेजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हाफ हो जाएंगे, मतलब ये 1 डिग्री आ रही है, अब ये 1 डिग्री होगी, तो देखिए नंबर ऑफ डिविजन हाफ हो रहे हैं, मीन्स रेंज हाफ हो जाएगी, तो रेंज विल बी स्मॉलर। ठीक है, दूसरी बात, मरकरी का राइज या फॉल बड़ा विजिबल हो जाएगा, तो हमारे पास सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, तो भी आंसर है।
चलो, what is the symbol and the unit for heat capacity? तो हीट कैपेसिटी तो अब सिलेबस में नहीं है, अब हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़नी होती है। तो हीट कैपेसिटी बता देता हूं क्या थी। हीट कैपेसिटी होती थी, बस मास का डिस्कशन नहीं होता था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बॉडी के मास की डिस्कशन नहीं होती थी, यूनिट मास की डिस्कशन नहीं होती थी। तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होता था हमारे पास हीट कैपेसिटी। ठीक है, और यूनिट क्या होते थे, ऊपर हीट है नीचे टेम्परेचर है, तो जूल पर डिग्री सेल्सियस। बेटा ट्रांसपेरेंट रूलर के थ्रू, सी थ्रू आप देख सकते हो ना, तो दैट इज वेरी इजी टू यूज। और उसके पीछे बच्चा कुछ लिख के ना चले जाए, तो एग्जामिनर को सी थ्रू हो रहा हो, दैट इज वाई सेफ्टी, चीटिंग पर्पसेस वगैरह के लिए वो लिखा हुआ होता है। नाउ which row describes arrangement of particles and forces in between particles of solid? तो बेटा अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हमारे पास क्या होती है, रेगुलर और स्टॉक्ड। रेगुलर होती है सर। Now wave in the sea collides with a cliff. The crest of wave hits the cliff every 6 seconds. ठीक है, the horizontal distance between the crest and an adjacent trough is 4.5 meter. मतलब crest से adjacent trough तक का फासला हमसे बोल रहे हैं कितना है, 4.5 मीटर। तो ये तो हाफ ऑफ वेवलेंथ हो गई ना, क्योंकि देखें आधी वेव यहाँ पे मिसिंग हो रही है, आधी वेव यहाँ पर मिसिंग हो रही है, तो ये हमारे पास λ/2 है। इसका मतलब लैम्डा हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड क्या है। तो सर देखें, ये समझ नहीं जी आया, बेटा, ये समझ नहीं आया। लेमडा डिवाइड बाय 2 नहीं होती जब हाफ रहती, मतलब बेटा सुनो, मतलब तो वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास, एक कंप्लीट वेव की कवर्ड लेंथ। तो ये तो बोल रहे हैं क्रेस्ट और एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान ये डिस्टेंस है, का मतलब ये तो आधी वेवलेंथ है। ये वाला पार्ट वेव का और ये वाला पार्ट वेव का तो एकोमोडेट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड बताया हुआ है, एक वेव का क्रेस्ट 6 सेकंड्स में स्ट्राइक कर रहा है, तो ये टाइम पीरियड है। तो हमारे पास वेव इक्वेशन है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ की जगह अगर मैं 1/t रख दूं तो भी काम हो जाएगा। तो 1/t यानी 1/6, और लैम्डा क्या है 9 सेंटीमीटर, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि सारे ऐसा यूनिट में है। तो ये हो जाएगा, क्या आंसर बनेगा, अरे सॉरी ये तो मीटर में ही है, मादरत मादरत।
9 divided by 6. सर 1.5 सर। तो ये आंसर हमारे पास सर यहाँ पर 1.5 f की जगह 1/t क्यों रखा आपने? पहले एफ निकाल लेते, क्योंकि इसने बोला है क्रेस्ट ऑफ वेव हिट्स एवरी 6 सेकेंड, मतलब एक क्रेस्ट या एक वेव 6 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है, तो ये टाइम पीरियड है ना। ओके सर। Sound wave refracts as it passes from air to water, which quantity changes? तो बेटा ये तो हमने बात की भी थी, रिपल टैंक में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो अगर v इक्वल्स टू एफ लैम्डा में f कांस्टेंट है, तो v और लैम्डा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर होना चाहिए, जब एयर से वाटर में जाएगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, हैंस वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा, तो बोथ स्पीड एंड वेवलेंथ। An object is viewed through a thin converging lens. The diagram shows the part of the rays from the top of the object to an eye. How does image compare with the object? बेटा देखें, इमेज यहाँ पर बनेगी, तो इमेज इज लार्जर, ठीक है, एंड इमेज क्या है हमारे पास, अपराइट है, ठीक है, तो लार्जर इमेज है, तो मैं बना देता हूँ इमेज यहाँ पर। तो लार्जर इमेज है एंड अपराइट इमेज है, ठीक है, तो बी। Okay. A ray of white light enters the prism. Which row is correct? Wave properties मतलब observed, या हमें कौन सी वेव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होने हो रही है, लाइट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू इट्स कलर्स, तो हमारे पास ये हो रहा है डिस्पर्जन, साथ साथ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। डिस्पर्जन लाइट्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, और रिफ्रैक्शन लाइट को डिफरेंट एंगल्स पे स्लो डाउन और डेविएट करवा रहा है। अगर बिल्कुल ना आ रहा हो तो छोड़ने से बेहतर है आप कोई ना कोई जिसपे स्ट्रॉन्ग एक वाइब आ रही है ना, उसे सेलेक्ट कर लें। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट कंपेयर्ड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट, तो बेटा रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, और ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट कंपेयर्ड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट, तो स्मॉलर, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है। Which waves are not the part of electromagnetic spectrum? ये है टेलीविजन सिग्नल्स, माइक्रोवेव करता है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, अल्ट्रावायलेट है। Man stands between the two tall buildings P and Q. He is 50 meters from P and 200 meters from Q. He sounds a horn. Here's the first echo from the building P 1 second later, and first echo. Here's the first echo from building P
and 1 second later hear the first echo from building Q. यानी दोनों साउंड के दरमियान 1 सेकंड का डिफरेंस है. ठीक है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? तो बेटा क्या होगा? एक साउंड जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो ये डिस्टेंस कवर रही है. ठीक है. ऐसे सवाल हमने किए हैं. तो जाते हुए 50 मीटर, वापस आते हुए 50 मीटर, तो टोटल किया 100 मीटर. मुश्ताक भाई एक्सपेरिमेंट. यस. और एक डिस्टेंस ये कवर हुआ है. तो इधर जाते हुए 200 मीटर, इधर आते हुए 200 मीटर, तो ये हो गया हमारे पास 400 मीटर. तो दोनों वेव के टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 सेकंड है. ठीक है. तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो d2 अपॉन v माइनस d1 अपॉन v. तो बड़ा डिस्टेंस है हमारे पास 400, v ऐसे ही रहेगा. 100, v ऐसे ही रहेगा. तो बेटा v ठीक है. तो हमारे पास बी आंसर हो जाएगा. Sound travels at different speeds, each in the three states of matter, solid, liquid and gas. सबसे फास्टेस्ट किस पे होती है साउंड? सर सॉलिड. सॉलिड. फास्टेस्ट होगी सॉलिड्स में एंड स्लोएस्ट होगी गैसेस में. यस सर. जी. Which one is the use of ultrasound? Cleaning jewelries. Yes, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हो सकता है कि वाइब्रेशन के थ्रू डर्ट पार्टिकल्स रिमूव हो सकते हैं. फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये तो यूवी का काम है. ऑप्टिकल फाइबर, ये तो लाइट का काम है. सनबेड, ये भी यूवी का काम है. Which material is used for the core of an electromagnet? जी. Iron. आयरन सर. Iron. Why? Because it's a soft सर magnetic सॉफ्ट मैग्नेट. material जो कि easily magnetize और easily demagnetize हो जाता है. Two metal spheres are mounted on insulating stands. Sphere X is initially uncharged and sphere Y is positively charged. Metal rod held by the insulating handle is placed in contact with X and Y. ठीक है. What are the charges on X and Y after the rod is placed in contact with them? ठीक है. तो क्या चार्जेस होंगे X और Y में जब बॉडी जो मेटल रॉड है उनके साथ इन कॉन्टेक्ट रखी जाएगी? तो बेटा राइट, X इनिशियली क्या था? अनचार्ज था. ठीक है. और स्फीयर Y पॉजिटिवली चार्ज था. ठीक है. तो ओके. तो इसका आंसर क्या होगा? ये न्यूट्रल था और ये पॉजिटिवली चार्ज था. ठीक है. तो क्या होगा बेटा?
कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां जाएंगे और इस मेटल स्फीयर Y को क्या करेंगे, थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करेंगे, बट नॉट ऑल न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो कि दोनों में सेम चार्ज है कि नहीं। तो बेटा Y तो था ही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और X अपने कुछ नेगेटिव चार्जेस लूज करेगा टू Y, तो X भी क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। Which device involves the use of static electricity charges? तो कौन सी डिवाइस, ये बेटा पहले बताया जाता था, मैं पूरा एक्सप्लेन करता था इस क्या कहते हैं एप्लीकेशन को, और वो एप्लीकेशन थी हमारे पास फोटोकॉपियर, लेजर प्रिंटर, पूरा मैं पिछले साल तक पढ़ाता था। Why will X lose negative charge? बेटा X नेगेटिव चार्ज इसलिए लूज करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो थ्रू दिस मेटल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज व्हाई X will lose positive charge. Okay. Initially uncharged copper rod is placed in a uniform electric field. The rod is parallel to the field. Which diagram shows the charges induced on the rod? कौन सी डायग्राम बता रही है कि रॉड पे चार्जेस क्या इंड्यूस होंगे? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब एट दिस स्टेज हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, सॉरी नेगेटिव प्लेट है, और एट दिस स्टेज हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, तो अनचार्ज कॉपर रॉड की बात हो रही है ना, तो अनचार्ज कॉपर रॉड जब हमारे पास प्लेस की जाएगी तो बेटा नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। Now, diagram shows the circuit which would describe the charge on an electron, negative, and the direction from negative to positive terminal, यानी Y to X. Okay. 31B. Camera uses flash, charge of 1.5 coulomb moves for 0.0030 second. The voltage is this, बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड और एवरेज पावर बतानी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, वोल्टेज होता है W अपॉन Q, तो W क्या हो जाएगा, Q, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड हो जाएगी
1.5 multiplied by 3600. वर्क और एनर्जी रिप्लेस हो सकते हैं, तो 5400। देन पावर क्या होती है? पावर होती है हमारे पास वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली अभी, और टाइम गिवन है, तो 5400 अपॉन 0.0030। तो डी आंसर आ रहा है। ठीक है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर? तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट एंड मेजर वोल्ट करता AD. है वोल्ट मीटर। The diagram shows four circuits, each contain 300 ohms resistor. Which circuit has smallest resistance? Pure parallel. तो हमारे पास प्योर पैरेलल सर्किट में स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होती है। याद है मैंने आपको एक और तरीका बताया था, पैरेलल में अगर एक जैसे रेजिस्टर हैं तो सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ और नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आएगा। और प्योर पैरेलल में रेजिस्टेंस मिनिमम होती है। ठीक है जी, बिल्कुल कर सकते थे आप। इस सवाल में करंट, चार्ज और टाइम की मदद से करंट निकालते और आईवी से वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, मतलब आप करते हैं आई इक्वल टू, मैं बिल्कुल यहाँ पर अब सेपरेट वर्किंग करवा रहा हूँ, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी 1.5 डिवाइड बाय 0.0030, 500 एम्पेयर आता। ठीक है, तो सेपरेट वर्किंग कैसे होगी बेटा? आप एनर्जी निकालते आईवीटी से, तो ये हो जाता 500 एम्पेयर करंट, वोल्टेज होता हमारे पास 3600 और टाइम होता 0.003। तो भी आंसर यही आता। और पावर आई भी करते 500 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो भी आंसर यही आता। ठीक है रामीन। मेटल kettle is plugged into a main socket. The plug contains suitable fuse. Kettle's cable is damaged and the fuse blows. Why does the fuse blow? तो बेटा फ्यूज क्यों ब्लो होगा यहाँ पर? Now, the bare earth wire in the cable touches the bare live wire. Can be an answer. क्योंकि जब earth wire is in contact with the live current, so all the current flowing through the live wire goes through the earth. Since earth has very less amount of resistance, जिसकी वजह से करंट शूट कर जाता है, which surpasses the fuse rating and fuse blows. तो ए तो आंसर मिल गया। मेटल केसिंग टचेस द अर्थ वायर, मेटल केस से ही तो लगा हुआ होता है अर्थ वायर। ठीक है, तो अभी मेरे लैपटॉप की मेटल केस से भी अर्थ वायर लगा हुआ है, अभी तो फ्यूज ब्लो नहीं हो रहा। ठीक है, बेयर न्यूट्रल वायर टचेस द अर्थ वायर, कोई दोनों के करंट नहीं होते अपने। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। लाइव वायर ब्रेक्स विदाउट टचिंग एनी अदर वायर, ये क्या बदतमीजी, कुछ समझ नहीं आया तो कुछ भी कुछ भी। ओके,
As the magnet moves into the coil of wire, there is a small positive reading on the sensitive ammeter. What must increase the size of reading? Okay. Pushing the magnet fast. जी बेटा. Pushing the magnet faster and faster. Okay. So moving the opposite pole, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन बदलेगी, इंक्रीज नहीं होगा. पुलिंग द मैग्नेट, डायरेक्शन उल्टी होगी. पुशिंग द मैग्नेट फास्टर, यस स्पीड बढ़ाएंगे, चेंज इन फ्लक्स बढ़ जाएगा, ज्यादा करंट रिसीव होगा क्योंकि ईएमएफ ज्यादा होगी. अनवाइंडिंग सम टर्न्स, नो, ये तो कम हो जाएगा. नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो ईएमएफ बढ़ती है हमारे पास और करंट बढ़ेगा. ओके. 37 क्या कह रहे हैं? द डायग्राम शोज a circuit model power line with two transformers and a lamp output. What is the input? Input voltage क्या है हमारे पास? तो बेटा ये देखो, अब यहाँ पे 40 टर्न्स है तो 24 वोल्ट आ रहा है. तो 200 टर्न्स पे कितना वोल्टेज होगा यहाँ पे देखते हैं. So that voltage will be, याद करें हमारा फॉर्मूला, ये फिलहाल हमारे लिए Vs है, ये Vp है रेड कलर वाला. तो Vp अपॉन Vs बराबर होता था Np अपॉन Ns. तो Vp हो जाएगा Np Vs अपॉन Ns, यानी Np है हमारे पास 200, Vs है 24 और Ns है 240. ये हो जाएगा हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 40. तो Vp आ रहा है 120 वोल्ट. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास 120 वोल्ट मिल रहा है. अब जरा इनको कंपेयर करो बेटा. नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए? दोनों के मुकाबले में 10 टाइम्स कम होगा तो वोल्टेज भी 10 टाइम्स कम हो जाएगा. ये हमारे पास 12 आंसर आएगा. ठीक है. क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मर है. तो ऐसा नहीं समझिएगा जो वोल्टेज यहाँ पर है यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे आप. ठीक है. कि ये पूरे दोनों कॉइल पैरेलल में है तो पैरेलल में जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा. कीप दिस इन माइंड. इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिटेड बाय केबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एट वेरी हाई वोल्टेज. ठीक है. What are the effects of using high voltage transmission? तो पावर लॉस लो हो जाती है एंड करंट, क्योंकि हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है बट करंट कम होता है.
अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पावर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जब करंट कम होगा तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। तो आंसर इज डी। फायदा क्या, करंट हाई है तो पावर लॉस कैसे कम होगी, पावर लॉस तो बढ़ेगी। ठीक है, तो करंट हाई नहीं होगा। सर जी, सर रेजिस्टेंस और वोल्टेज में क्या रिलेशन है? फॉर्मूला से देखो तो डायरेक्ट, अगर करंट कांस्टेंट है तो कल भी एक सवाल ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, ओके सर। याद इस तरह रखें, इन तीन में से कोई एक कांस्टेंट रखना होगा। असल क्या है, ओहम्स लॉ। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। क्या आ रहा है कांस्टेंट, 1/r। तो एक कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, नाउ सेकंड लास्ट सवाल। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स enter the uniform magnetic field. The magnetic field is directed into the page. What is the direction of deflection of electrons as they enter the magnetic field? बेटा इलेक्ट्रॉन है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्रॉस का मतलब है सर सी। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो Down the बॉटम page. इलेक्ट्रॉन यू जा रहा है, फील्ड इनवर्ड है, फोर्स डाउन। मतलब आपका beam of electron will move like this down the page. सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई किया है, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के मुताबिक फील्ड इनवर्ड इनटू माय आईपैड। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुताबिक अपनी सेकंड फिंगर मैंने इधर की तरफ रखी तो हम आ रहे हैं नीचे की तरफ। ओके Bigger सर। margin alpha scattering experiment, alpha particles are fired at a thin sheet of gold. Most alpha particles pass straight through the gold sheet. Few are deflected. What can be deduced? बेटा मेजॉरिटी सीधे क्यों निकल गए, एटम हमारे पास Nucleus is very small. वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एंड एटम जरूरत से ज्यादा खाली है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, सही है। न्यूक्लियस हैज नो चार्ज, तो डेविएशन कैसे हो रही है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, नेट नेट चार्ज। इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डज नॉट टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा पेपर। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी का वेरिएंट 2 करेंगे एंड देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एंड आई वांट टू प्लान IGCSE पास पेपर्स एज वेल। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं कौन सा टाइम आप लोग IGCSE के पास पेपर्स करवा सकता हूँ। ठीक है, चलो सर जी। सर फोर्सेस की 1.6 पीडीएफ अपडेट नहीं है, उसको अपडेट कर दें। 1.6 तो पढ़ाया भी नहीं है। सर वो एम्प्टी बिल्कुल थी, मैं उसको पढ़ रहा था ना। अरे नहीं, 1.6 तो मोमेंटम है, वो पढ़ाऊंगा अभी। ओके सर। चले ऑफ करते हैं क्लास। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर Allah Hafiz, sir. जी आयान, सर आपने मेरे मैसेजेस नहीं चेक किए अभी तक। ओके अभी चेक कर लेता हूँ। अभी क्लास में ही जवाब देना है। नहीं, आप जब फ्री हो जाओ